आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता तो चल ही गया होगा, बहुत ही दुखद खबर हमारे लिए रहा कि उनका निधन हो गया। 92 ईयर की उम्र में उनका हाल ही में निधन हुआ है और वो भारत के एक रत्न की तरह हैं, ठीक है? बिल्कुल एक भारत के रत्न की तरह हैं। इस साल यानी 2024 में हमने कई ऐसे रत्नों को खोया है, उनमें से एक मनमोहन सिंह जी भी हैं। इनके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जानने लायक, क्योंकि इनको बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं इंडिया के लिए, जिसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी है। विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था जो इतनी स्ट्रॉन्ग बनकर निकल कर आई है, वो इन्हीं के कारण है। बैकग्राउंड में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने आज तक किस किस पद पर काम किया है, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, सारी चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानना ही है, लेकिन आपको इसलिए भी जानना है ताकि आप इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद अपनी लाइफ में भी इनकी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। जिस तरीके से ये सोचते थे, जिस तरीके से इनके काम थे, जिस तरीके से ये डेडिकेटेड थे अपनी चीज़ों को लेकर, आप भी उतने ही डेडिकेटेड बने। इसलिए इन महापुरुषों के बारे में पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए भी ज़रूरी है। आपको पता होगा, भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हुए भारत के जो कि 2 बार लगातार अपना प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल पूरा किए थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे बार फिर से यहाँ पर चुनाव जीता और दूसरा कार्यकाल भी संभाला, ठीक है? अच्छा, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य ये चुने गए थे, ठीक है? 1991 में मतलब राज्यसभा के मेंबर भी ये काफी सालों तक रह चुके थे, असम से चुने गए थे। इसके बाद वो 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में भी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। यानी काफी लंबा कार्यकाल इनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में था, ठीक है? अब आप देखेंगे 1998 के बारे में। तो 1998 से 2004 तक आप देखेंगे कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी ये रह चुके हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये रह चुके हैं। 1999 में उन्हें दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। साथ ही यहां पर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया था। इन पर इतना भरोसा दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में इनको वित्त मंत्री बना दिया गया था। तब हमारी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खतरे में नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन जैसे ही इनको नरसिम्हा राव जी ने इन पर विश्वास दिखा करके इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया कि इंडिया की अर्थव्यवस्था एकदम बेहतरीन होने लगी, डेवलपमेंट बहुत शानदार होने लगा और धीरे 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 करके हमारा जो इंडिया है उसका अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, आज विश्व स्तर पर जिसका नाम चलता है, इंडिया की इकोनॉमी का विश्व स्तर पर आज नाम चलता है, वो किसकी वजह से चलता है? बैकग्राउंड में आप देखेंगे काम फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में यानी प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1991 से 96 तक। इसके बाद 2004 में एक बड़ा बदलाव आया, जिसकी वजह से हम इनको बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और हम ये जानते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया था। 2004 में ये प्रधानमंत्री बने, 2009 तक 5 साल तक इन्होंने अपना काम पूरा किया। उसके बाद फिर से एक बार ये चुन लिए गए। इनसे पहले ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद और इनसे पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री भारत में नहीं हुए थे जिनको दूसरी बार फिर से पूरा कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला हो, और ये ऐसे पर्सन थे। आप सोचो, मतलब इनका कितना ज्यादा दबदबा था, कितनी पॉपुलैरिटी थी, ठीक है? तो 2004 से 2009 तक पहला कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद 2009 से 2014 तक दूसरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लगातार 10 साल तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 2009 में इनको जब जीत मिली तो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये आरबीआई के गवर्नर, आप ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट मैं बता देती हूँ, काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी बनाया गया था, ठीक है? अभी फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 में हाल फिलहाल में आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है। अब देखिए इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था 1987 में। क्या मिला था? पद्म विभूषण। उसके बाद बेहतरीन वित्त मंत्री होने के लिए इनको 1993 और 1994 में एशिया मनी अवार्ड दिया गया था।
क्यों दिया गया था? क्योंकि अपने वित्त मंत्री होने के कार्यकाल को इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया था, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया था। बड़ी बात है। उसके बाद एक बार फिर से 1993 में ही यूरो मनी अवार्ड भी इनको दिया गया था वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री होने की वजह से। ठीक है, मतलब 2-2 अवार्ड इनको मिले थे। इतना शानदार इनका वित्त मंत्री होने का टाइम पीरियड इन्होंने चलाया था, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड कि क्या इन्होंने पढ़ाई करी, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जन्म है वो सितंबर 1932 में हुआ था। 1932 में इंडिया का पार्टीशन तो हुआ नहीं था, यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही थे। तो अविभाजित भारत के पंजाब के मतलब पंजाब में हुआ था, अविभाजित अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब में इनका जन्म हुआ था 1932 में सितंबर के महीने में। इनके पिताजी का नाम था गुरुमुख सिंह और माताजी का नाम था अमृत कौर। ठीक है, इंडिया के विभाजन के बाद इनका जो फैमिली था वो इंडिया आ गया, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली जो है पार्टीशन के बाद इंडिया शिफ्ट हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी और इन्होंने ऑक्सफोर्ड में डी.फिल भी किया था, यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पर्सनैलिटी थे ये। शांत रहते थे, बहुत ज्यादा शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, है ना। कोई देख के कहेगा नहीं कि इतने ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इनमें ज्ञान इतना ज्यादा भरा हुआ था, मतलब इतने शांत, चुप रहते थे बिल्कुल। लेकिन देखो चुपचाप इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। मैं भी आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, बोलो वहां जहां जरूरत हो, हर जगह नहीं बोलना है। बोलोगे वहां जहां पर जरूरत हो, और जब ऐसा करना सीख जाओगे तो देखना तुम्हारी बात में वजन होगा, लोग तुम्हारी बात सुनने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार क्या बोल रहा है, सुने जरा। हर जगह बोलोगे ना तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये वही बोलते थे जहां जरूरत होती थी, समझ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 1966 से 69 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी चुने गए थे, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनाया गया और फिर 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इनको बनाया गया था। उसके बाद योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के भी अध्यक्ष ये रह चुके, आरबीआई के गवर्नर रह चुके, सलाहकार रह चुके, कई जगहों में, कई डिपार्टमेंट्स में इनकी सलाह को माना जाता था। मतलब सलाहकार मतलब क्या होता है? सलाहकार मतलब यही होता है ना, बड़े बड़े लोगों को सलाहकार बनाया जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं बना दिया जाता है। मतलब समझ रहे हो उनकी बात में कितना दम हुआ करता था। इनके टाइम पीरियड में और क्या क्या चीजें हुई थी। 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी इसको कहते हैं, एलपीजी। भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा ओपन कर दिया गया था, विश्व के अलग अलग देशों से हम व्यापार करना शुरू कर चुके थे। प्राइवेटाइजेशन किया गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपना थोड़ा हाथ चीजों से खींचा और प्राइवेट चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया। लिबरल करी चीजों को, लिबरलाइजेशन किया यानी कि बहुत ज्यादा लाइसेंस लेना, किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों को थोड़ा सा कम किया ताकि लोग आसानी से उद्योग वगैरह सेटअप कर सके, बिजनेस बढ़े, ट्रेडिंग बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े अलग अलग देशों से। ध्यान रखना एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट था वो इनके टाइम पीरियड में आया था। जून 2005 में सूचना का अधिकार इनके टाइम पीरियड में। 2005 में रोजगार गारंटी योजना इनके टाइम पीरियड में। पहचान के लिए आधार कार्ड 2009 में इनके टाइम पीरियड में। उसके बाद शिक्षा का अधिकार 2010 में इनके टाइम पीरियड में। समझ रहे हो, मतलब इनका टाइम पीरियड ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, सिर्फ प्रधानमंत्री रहे और ऐसा कुछ किया ही ना हो इन्होंने, ऐसा नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इन्होंने किया था, आपको सब कुछ याद रखना है। साथ ही खबर बहुत दुखद है ना, मुझे मतलब बताने में भी बहुत ज्यादा, मैंने जब कल न्यूज देखा तो मुझे मतलब एकदम से शॉक सा लगा कि यार ये क्या हुआ अचानक। हमने इतने खास लोगों को, अभी हाल फिलहाल में भी हमने एक तबला, जाने माने तबला वादक को खो दिया। इस साल हमने रतन टाटा जी को खो दिया, ठीक है ना। मतलब बहुत लोगों को खोया और फिर इनको जाते जाते देखो साल के अंत में, साल के जाते जाते हमने इनको भी खो दिया। तो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो गई, लेकिन हाँ ये है कि आप एग्जाम के लिए तो इसको पढ़ेंगे ही, साथ में आप इनको जानने की भी कोशिश करेंगे और भी अगर इनके बारे में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए और खुद को भी इस तरीके से बनाइए, खुद को भी इस तरीके से अपना पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए कि आगे चल के आप भी इनकी तरह कोई अच्छा काम देश के लिए कर सके ताकि आपका भी ऐसे ही नाम हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।